हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। आज हमारी दृष्टि जिधर जाती है उधर प्रभु की विलक्षण सृष्टि के ऊपर वैज्ञानिक करिश्मा ही दिखाई पड़ता है। हमारे समाज में इतने वैज्ञानिक के विकास हो चुके हैं कि हम लोगों ने कुदरत द्वारा दिया गया जैविक और अजैविक घटक का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए और उत्तम बनाने के लिए अनेक सिद्धांत दिए हैं और अनेक आविष्कार किए हैं। तो आइए हम जीव विज्ञान के तहत एक टॉपिक देखते हैं, जो टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग इसमें देखते हैं कि जीव के जटिल शरीर से जेनेटिक कोड तक, यानी हमारा ये शरीर है, इस शरीर से अगर हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी छोटी से छोटी इकाई तक जाने की, तो वो जीन और जेनेटिक कोड क्या होती है वहाँ तक मैं आज आपको लेकर जाने वाला हूँ, एक पूरे सजीव शरीर से जेनेटिक कोड तक। तो हम लोग अगर इस टॉपिक को अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे क्या कि इस संसार में एक सजीव प्राणी होता है, एक सजीव का शरीर होता है, एक यूनिट होती है। तो हम लोग अगर देखते हैं तो ये हमारा शरीर है। मैंने एक चार्ट बनाया है यहाँ पर, इस चार्ट को आप अच्छा से समझेंगे कि हमारा एक शरीर है, ठीक है ना। ये शरीर है, जैसे हमारा शरीर है, एक पौधा का शरीर है, एक डॉग का शरीर है, एक बिल्ली का शरीर है। अलग अलग जीवों का एक शरीर होता है एक इकाई के रूप में, और ये शरीर बहुत सारे जटिल प्रक्रियाओं और अंगों से मिलकर एक एक कार्य को संपादित करता है। शरीर की अगर बात करें कि शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, तो शरीर का निर्माण विभिन्न अंग तंत्रों से हुआ है। अंग तंत्र का मतलब होता है कि अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। मानव शरीर में अनेक प्रकार के अंग तंत्र हैं। उदाहरण के तौर पर पाचन अंग तंत्र, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सब अगर हम लोग देखते हैं तो ये तंत्र है, यानी अंग तंत्र है। अंग तंत्र का मतलब होता है कि कई अंग मिलकर आपस में कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने पाचन तंत्र की आपको बातें कही। पाचन तंत्र में हमारा मुख गुहा से चलकर बड़ी आंत तक कई अंग आते हैं, तो इस अंगों के समूह को ही हम लोग कहते हैं अंग तंत्र। तो एक शरीर का निर्माण अंग तंत्र से होकर मिलता है। फिर अंग तंत्र की एक निर्माण की अगर हम बात करें तो किससे मिलकर बना हुआ है? अंग से, यानी बहुत सारे अंगों के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग का मतलब कैसे हो गया? जैसे लीवर एक अंग है हमारे शरीर का, किडनी एक अंग है हमारे शरीर का, ठीक है ना। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के अंग है और सभी अंग मिलकर, एक से अधिक अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब सवाल फिर करें कि ये अंग जो है किससे मिलकर बने हैं, तो अंग मिलकर बनते हैं ऊतक से, टिश्यू से, ठीक है ना। ऊतक से, टिश्यू से मिलकर हमारा अंग का निर्माण होता है। अंग जो होता है वह एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए होता है, और ऊतक भी होता है कि एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं, जो एक विशिष्ट यानी निर्देशित कार्य के लिए निर्धारित होते हैं। तो ये ऊतक के समूह को हम लोग अंग कहते हैं। फिर ऊतक क्या चीज़ है? तो ऊतक है कोशिकाओं का समूह। एक प्रकार की कार्य को करने के लिए एक समान की कोशिकाओं के समूह को एक हम ऊतक कहते हैं। ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा संयोजी ऊतक, जैसे त्वचा है, ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू जिसको कहते हैं, फिर उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे करके हमारे अन्य ऊतक भी हैं। फिर अगर हम कोशिका की बात करते हैं तो कोशिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोशिका जो है वह मानव शरीर का या किसी भी शरीर का संरचनात्मक और क्या कहते हैं फंक्शनल यानी कार्यात्मक इकाई है। दोस्तों इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके लिए मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया। एक हमने कहा संरचनात्मक, ठीक है ना, इकाई। हमने पहला शब्द इस्तेमाल किया कोशिका के लिए क्या? संरचनात्मक इकाई। दूसरा शब्द हमने ये इस्तेमाल किया क्या? कार्यात्मक इकाई, ठीक है ना।
ये मैंने इस्तेमाल किया। एक्चुअली कोशिका जो होती है ना, वह एक सूक्ष्म इकाई है हमारे शरीर का। जिस तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये घर का निर्माण जो हुआ है, इस दीवार का निर्माण हुआ है, एक ईंट के ऊपर दूसरे ईंट को रख रख कर हमने दीवार का निर्माण किया है। ठीक उसी तरह से एक कोशिका के ऊपर दूसरी कोशिका रहकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, या किसी जीव का निर्माण हुआ है, जीव शरीर का निर्माण हुआ है। यानी कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये निर्माण जो हुआ है, यानी रचना हुई है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं संरचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट। उसके बाद हम लोग इसको कार्यात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्यात्मक इकाई का मतलब होता है फंक्शनल यूनिट, यानी जो फंक्शन करे, किसी कार्य को संपादित करे, यानी जिससे हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी निकले। तो ये कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो ऊर्जा का संरक्षण करती है। फिर आपका लाइसोसोम, राइबोसोम, क्रोमैटिन, आगे बहुत सारे हैं कोशिका के पार्ट जो अलग अलग कार्य को संपादित करते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कार्यात्मक इकाई। अब उस कोशिका की अगर हम लोग बात करें तो उस कोशिका, अगर हमारा ये कोशिका है, ये हमारा ये कोशिका है इतना बड़ा, तो इस कोशिका के अंदर जो होती है एक केंद्रक होती है, ठीक है ना। इस तरह से एक यहाँ पर केंद्रक होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और इस केंद्रक के अंदर जो है हमारे बहुत सारे अन्य भी अंग हैं जिसका हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका विज्ञान में ज़्यादा। उदाहरण के तौर पर क्रोमैटिन धागे इसी में होते हैं, जिसमें गुणसूत्र पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है, फिर डीएनए में जीन पाया जाता है, जो मैंने यहाँ लिखा भी है। तो हमारा ये नाभिक है, ठीक है ना। ये से नाभिक की हम लोग बात करें, फिर हम लोग गुणसूत्र की बात करें तो ये गुणसूत्र जो है वह कहाँ रहता है? तो इस नाभिक के अंदर गुणसूत्र होता है। यहाँ पर इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं कि इस तरह से एक धागा नुमा संरचना होती है। इसी धागे नुमा संरचना को क्रोमैटिन धागा बोलते हैं। इस धागे नुमा संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन धागा बोलते हैं। और ये क्रोमैटिन धागा जो होते हैं, ये क्रोमैटिन जब कोशिका का विभाजन होता है ना, कोशिका का विभाजन होता है, मेटाफेज अवस्था में आता है, तो इस मेटाफेज अवस्था में ये क्रोमैटिन धागे गुणसूत्र की तरह दिखाई देते हैं। यानी यही गुणसूत्र है, इस तरह से दिखाई देते हैं। यानी ये क्रोमैटिन धागे भी एक तरह से गुणसूत्र है। गुणसूत्र का खोज किसने किए थे? तो गुणसूत्र का खोज 1909 ईस्वी में आपके क्या है, सॉरी 1909 में नहीं, 1875 ईस्वी में स्ट्रासबर्ग ने गुणसूत्र का खोज किया था, ठीक है ना। तो ये गुणसूत्र का खोज जो हुआ, तो ये गुणसूत्र ये क्रोमैटिन धागे का ही एक रूप है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने नाभिक के बारे में बोला था, तो नाभिक का खोज जो था वो 1831 ईस्वी में किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और इससे पहले अगर जाए हम लोग कोशिका के बारे में अगर देखें तो आप सभी जानते हैं रॉबर्ट क्या है आपके हुक महोदय ने कितने ईस्वी में, रॉबर्ट हुक ने कितने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। लेकिन ये कोशिका जो खोज किया गया था 1665 में, यह कोशिका मृत कोशिका एक थी। लेकिन अगर जीवित कोशिका की खोज की अगर हम लोग बात करें तो वो 1674 में, ठीक है ना, 1674 में, ठीक है ना, 1674 में ल्यूवेनहॉक महोदय ने किया था, ठीक है ना, ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना, ल्यूवेनहॉक महोदय ने 1664 ईस्वी में जीवित कोशिका का प्रथम बार अध्ययन किया था। तो इस तरह से, और कोशिका जो हम लोग देखते हैं, कोशिका का अध्ययन का जो शास्त्र कहलाता है वह कहलाता है
लॉजी, साइटोलॉजी हम लोग कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन की शाखा को हम लोग साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो ये कोशिका का हमारा बात हो गया। अब ये कोशिका की अगर हम लोग यहाँ से अगर बढ़ते हैं तो नाभिक पर, नाभिक के बारे में भी मैंने चर्चा कर लिया। नाभिक से पहले आते हैं, फिर आते हैं तो ये गुणसूत्र की बात करते हैं। ये गुणसूत्र जो होते हैं, इसी नाभिक के अंदर क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के दरमियान मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र के रूप में दिखते हैं। और इस गुणसूत्र का खोज 1875 में स्ट्रॉसबर्ग ने किया था। ठीक है ना, ये गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र ही आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को ढोने का कार्य करता है। अब ये फिर गुणसूत्र के अंदर में हम लोग जाने की कोशिश करते हैं तो ये डीएनए मिलता है। ठीक है ना, ये डीएनए है, इसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको देख लेंगे, क्या हम नाम दिए? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो हमारा ये डीएनए है, और ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर जो है, इसकी खोज 1953 ईस्वी में आपके वाटसन एंड क्रिक महोदय ने, ठीक है ना, आपके वाटसन एंड क्रिक महोदय ने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक स्ट्रक्चर की खोज किया था। मैं इसको फिगर से भी, मैं डायग्राम से बनाकर दिखाता हूँ, मैं अभी जस्ट आपको बता दे रहा हूँ। इस खोज के लिए 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र का मिला था। अब गुण डीएनए की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीएनए में हमारा जीन भी होता है। ठीक है ना, डीएनए में जीन होता है, और जीन का कोडिंग किया जाता है जेनेटिक कोड जो कुदरत ने किया है। अगर हम लोग ऊपर से हम एक बार अगर हम लोग बात करें तो ऐसे देख सकते हैं कि शरीर है, कोई भी सजीव शरीर बनता है अंग तंत्रों के मिलने से, अंग तंत्र बनते हैं अंग के मिलने से, अंग बनते हैं उत्तक के मिलने से, उत्तक का निर्माण कोशिका से, कोशिका का निर्माण नाभिक से, नाभिक का गुणसूत्र से, गुणसूत्र में डीएनए, डीएनए में जीन, और जीन का फिर जेनेटिक कोडिंग हम लोग करते हैं। ये हम लोग एक जटिल प्रक्रिया को हम लोग देख सकते हैं और इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। इस तरह से हम रिवर्स करें तो जेनेटिक कोड है, जीन है, डीएनए है, गुणसूत्र है, नाभिक है यानी केंद्रक भी कहते हैं, कोशिका है, उत्तक है, अंग है, अंगतंत्र है, फिर हमारा शरीर है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग चलते हैं एक कोशिका के अंदर, प्रवेश करते हैं एक कोशिका के अंदर। तो हमारा एक ले लेते हैं कि हमारे पास ये मान लीजिए कि एक, ठीक है ना, ये एक्स नाम का, ये एक्स नहीं लिखते हैं, मान लीजिए कि ये इनका नाम जो है, मान लीजिए इनका नाम है रवि नाम है। ठीक है ना, एक मनुष्य है, इनका मैं एक कोशिका निकालता हूँ, इनके शरीर से मैं एक कोशिका यहाँ पर निकाल लेता हूँ, और एक कोशिका निकाल कर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कोशिका हम रखते हैं, ये जंतु कोशिका है। ठीक है ना, और ये कोशिका निकालने के बाद हम इसके नाभिक में चलते हैं, यानी यहाँ पर इसके केंद्र में हम लोग चलते हैं। तो ये केंद्र में जो है कि इसका अगर हम लोग केंद्र की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा इसका केंद्र हो जाएगा, यानी हम इसको देखें तो ये हमारा कोशिका है। ठीक है ना, और अगर हम लोग ये देखें तो ये हमारा क्या है? नाभिक है, या जिसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है ना, अब इस केंद्रक में एक जो आपका होगा, एक केंद्रिका भी होगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये होगा आपका, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह की एक धागी नुमा संरचना होगी। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है ये है केंद्रिका। ठीक है ना, और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये धागी नुमा संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन धागा। ठीक है, ये हमारा क्रोमैटिन धागा हुआ। अभी हमने क्या किया है, कोशिका लिया एक मानव शरीर से, और इस कोशिका को लेकर हमने इसके नाभिक के अंदर गया, नाभिक को देखा कि ये नाभिक में ये क्रोमैटिन धागे है।
यही क्रोमैटिन धागे कोशिका विभाजन के दरमियान मेटाफेज जब अवस्था आती है तो ये गुणसूत्र के रूप में दिखते हैं। तो ये कैसे गुणसूत्र के रूप में दिखते हैं, तो फिर हमने क्या किया कि अगेन इसका अगला रूप हमने एक ले लिया ये, ठीक है। और इसमें हमने देखा क्या कि इस तरह की एक संरचना, इस तरह की क्रॉस करती हुई एक संरचना दिखा गया, और ये संरचना ही हमारा क्या है, यही संरचना जो आप देख रहे हैं इस तरह के एक्स आकृति की, यही है हमारा गुणसूत्र, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, गुणसूत्र है। अब ये गुणसूत्र जो है, अब इस गुणसूत्र को अगर और बाहर निकाल कर अगर देखा जाए तो यह हमारा गुणसूत्र जो दिखता है वह इस आकृति का दिखता है हमारा, ठीक है ना, इस आकृति का हमारा गुणसूत्र दिखता है, ठीक है ना। ये बैलून दो ऊपर से दिख रहा होगा आपको, दो नीचे से दिख रहा होगा, हमारा ये गुणसूत्र इस तरह से दिखता है। यही वह गुणसूत्र है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आनुवांशिक इकाई बोलते हैं, यानी यह पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफ़र करने का कार्य करता है, प्रभावी गुणों को ले जाता है, अप्रभावी गुणों को भी यह दिखाता है। तो हम लोग इसको गुणसूत्र कहते हैं। अब ये गुणसूत्र को फिर अब क्या किया गया कि इसमें देखा गया कि इस गुणसूत्र की इस क्षेत्र में देखा गया कि इस तरह से एक संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को जब इससे बाहर निकाला गया तो इस संरचना से जब इसको बाहर निकाला गया तो इस तरह की संरचना दिखाई दी, ठीक है ना। इस तरह की संरचना जो दिखाई दी आपको, इसी को हम लोग कहते हैं, ये संरचना जो आप देख रहे हैं ये है हमारा डीएनए। यही संरचना जो गुणसूत्र में यहाँ पाई जाती है, इसको जब बाहर निकाले तो इस तरह की आकृतियाँ दिखी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। ये हमारा डीएनए है, ठीक है ना। ये डीएनए डबल हेलिक्स है। ये डबल हेलिक्स क्या होता है, जिसको वाटसन और क्रिक महोदय ने खोज किए थे, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि एक संरचना यहाँ से इस तरह से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, इसको मैं ढंग से बनाता हूँ थोड़ा सा, आप लोग इसको देखिए, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर इस संरचना को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। अब ये संरचना अगर हमने लिया तो इस तरह की ये जो संरचना हमने लिया यही है डबल हेलिक्स। आरएनए जो होती है ना वो सिंगल ऐसे होती है, ठीक है ना। और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें इस तरह की स्ट्रक्चर, इसमें लकीरें होती है, ठीक है ना। ये लकीरें इस तरह की होती है, इसमें इस तरह की लकीरें होती है, ठीक है ना, इस तरह की, ठीक है ना, इस तरह की ये लकीरें होती है। तो ये लकीर जो होती है, और इसमें हम लोग देखें तो ये हमारा लकीर इसमें भी होती है, इस तरह की लकीरें होती है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली रचना जो है वो आरएनए का है, ठीक है ना, आरएनए का है। और ये रचना जो आप देख रहे हैं ये डीएनए का है। और ये डीएनए का जो ये रचना है ये इधर से भी घिरा हुआ है और इधर से भी घिरा हुआ है, यानी ये दोनों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसकी खोज 1953 में किन्होंने किया था, वाटसन एंड क्रिक महोदय ने किया था, जिसके वजह से इनको 1962 का नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का मिला। तो ये डीएनए है आपका, डबल हेलिक्स मॉडल है ये। अब ये डीएनए को भी अगर हम लोग क्या करें कि इसमें से एक खंड को अगर हम लोग निकाल ले, ठीक है ना, डीएनए के अगर हम लोग एक पार्ट को, इसके एक सेगमेंट को, यानी इतना भर के सेगमेंट को हम लोग इतना को निकाल ले और इधर हम एक आकृति बनाएं तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, ठीक है ना, इस प्रकार की आकृति बनेगी। और यह आकृति जो बनेगी तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें इस तरह की ये लकीरें होगी, ठीक है ना,
इस तरह की लकीरें होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअली यह टोटल लकीरें जो होगी एक में वह है यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक की जो टोटल लकीरें होगी वो कुल 10 लकीरें होगी। हालांकि ये एग्जाम पर्पज से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ यह कुल कितने होगी 10 लकीरें होंगी, यानी 10 डंडे होंगे यहाँ पर। और एक डंडा से दूसरी डंडा के बीच की जो दूरी होगी वह जो होगी वो आपका होगी 3 से 4 एंगस्ट्रम की दूरी होगी। 3 से 4 एंगस्ट्रम की दूरी होगी, ठीक है ना। 3 से 4 एंगस्ट्रम की दूरी होगी। एंगस्ट्रम एक सूक्ष्म इकाई है दूरी को नापने का, जो मीटर का अगर 1 मीटर को आप 1 पर 10 जीरो रहकर आप भाग देते हैं तो एक छोटी सी जो मात्रा बचेगी जो इकाई, उसी को हम लोग यानी 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये एंगस्ट्रम को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये एंगस्ट्रम है यानी इतना होता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम लोग इसको अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का अगर हम लोग देखें तो ये जो ये दोनों इधर से और इधर से जो रचना है इसको देखें तो ये 20 एंगस्ट्रम की दूरी पाई जाती है इसमें। अगर यही अगर हम लोग देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम लोग दूरी को नापे कि ये कितने एंगस्ट्रम की होती है तो ये 34 एंगस्ट्रम की होती है। यानी आप ये एक डीएनए का ये एक सेगमेंट काट लेते हैं तो इस सेगमेंट में आपका इतना दूर का जो आपका है एक इस सेगमेंट की लंबाई 34 एंगस्ट्रम के आसपास होती है। एक और दोनों तरफ की रचना से बीच की ये दूरी 20 एंगस्ट्रम की होती है और एक लकीर और दूसरे लकीर के बीच की दूरी 3 से 4 एंगस्ट्रम की होती है। और इस तरह से इसमें डबल 10 लकीरें पाई जाती है। तो ये अब आप क्या करें कि हम इस चीज़ को हमने देखा, अब हम लोग इसको अगर हम लोग एक और काम करें कि इसको और फैलाएं और इसको और अगर हम विस्तृत से इसके अंदर अगर जाने की कोशिश करें तो हमको इस तरह की रचना मिलेगी। इसको आप ढंग से देखेंगे, ठीक है ना। इस तरह की ये तो रचना है ही, ठीक है ना, ये इस तरह की रचना है। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि इसमें इस तरह से डब्बे के आकार की रचना मिलेगी, ठीक है ना। इसमें डब्बे की आकार की रचना मिलेगी इसमें, ठीक है ना। इसमें डब्बे की आकार की रचना मिलेगी इस तरह से डब्बे की आकार की रचना मिलेगी। और इस डब्बे के बीच में एक बार डबल, एक बार ट्रिपल, 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 ऐसे करके बंधन बने होंगे, ठीक है ना। और यहाँ से इधर भी जुड़े होंगे, ये सब इधर से इधर जुड़े होंगे, ठीक है ना। और ये आपका एक दूसरे से इस तरह के जुड़े रहेंगे। और इसमें कुछ लिखा हुआ हम लोग देखते हैं, इसमें अगर हम लोग लिख देते हैं ए और इसमें टी सी जी ए नहीं होगा, सी होगा, टी ए टी सी जी सी ए टी, इस तरह से उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये एक्चुअली आप जो दोनों के बीच में एक जो बंधन देख रहे हैं ये हाइड्रोजन बंधन है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन बंधन है। और ये हाइड्रोजन बंधन को किन्होंने खोज किया था, तो ये हाइड्रोजन बंधन की खोज वही वाटसन प्लस क्रिक महोदय ने खोज किया था और डबल हेलिक्स का ये इन्होंने खोज किया था। तो ये इस तरह की ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब ये आपको समझ में आ रहा है कि मैंने ए टी सी जी ये सब ने क्या लिखा है, तो ये आपको बातें समझ में नहीं आई होगी। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आपको डीएनए और आरएनए की संगठक तत्वों को जानना पड़ेगा, तो हमको यहाँ आरएनए की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ डीएनए के संगठक तत्व को देखते हैं। संगठक तत्व का मतलब होता है कि डीएनए का निर्माण किन चीज़ों से होकर बना है, यानी डीएनए में आखिर क्या क्या मैटर है,
तो डीएनए का निर्माण जो है, डीएनए का जो संगठन है वो अगर हम लोग देखें तो वो डीएनए का संगठन अगर हम लोग देखते हैं तो वो डीएनए का संगठन अगर हम लोग देखें तो इसमें शर्करा पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। शर्करा यानी ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। इसमें भी अगर आप देखेंगे कि कौन सा शर्करा पाया जाता है तो डीऑक्सीराइबोज नाम का शर्करा पाया जाता है। डीएनए इसलिए उसका वही नाम रखा गया है। फिर इसमें क्या पाया जाता है, आपका फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है। और फिर आपका नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, बेस पाया जाता है। एसिड बेस से साल्ट आप पढ़े हैं केमिस्ट्री में, तो ये नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है। यहाँ पर सबसे गौर करने की बात जो है वह यह है कि नाइट्रोजन क्षार जो है वह 4 प्रकार का यहाँ पाया जाता है। नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ये पहले को हम लोग बोलते हैं एडेनिन, जिसका हम लोग संकेत क्या ले लिए, ए ले लिए। दूसरे को कहेंगे ग्वानिन, जिसका संकेत हमने ले लिया जी। और तीसरे को कहेंगे साइटोसिन, जिसका संकेत हमने ले लिया सी। और तीसरे को लेंगे, चौथे को लेंगे थायमिन, जिसका संकेत ले लिया टी। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि एडेनिन जो है और थायमिन जो है, ये आपका जो एडेनिन है और थायमिन है एक्चुअली ये प्यूरिनस कहलाते हैं, यानी ये आपस में बंधन बनाते हैं। यानी एडेनिन और थायमिन आपस में जुड़ेंगे और ग्वानिन और साइटोसिन आपस में जुड़ेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऐसा ही जुड़ेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ ए और टी लिखा है, यहाँ सी और जी लिखा है। और सोचेंगे कि ये काहे को लिखे हैं, एक्चुअली ये लेटर जो मैंने लिखा है वो नाइट्रोजन क्षार को ही मैंने लिखा है। समझ में इस बात को आपने देखा, ये नाइट्रोजन क्षार को ही हमने लिखा है। समझ में ये बातें आ गई। अब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहाँ पर और इसको डिटेल करके अगर इसको और अगर हमें प्लेन शीट पर उतारने की कोशिश करें इसको एक, तो एक्चुअली ये हमारा उतरेगा इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से हमारा एक शीट पर उतरेगा, ठीक है ना। और ये इस तरह से सीट उतरेंगे और ये जो सीट आपका उतरेंगे, इस सीट के बीच ये जो लकीरें आप देख रहे हैं, ये लकीरें इस तरह की होंगे ही, ये लकीरें होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ें जो है, जो बातें हैं, वो आपने ये देखा कि ये अंदर ये जो आपका 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार जो है, इससे मिलकर ये लकीरें बनी है और इसके बीच आपस में हाइड्रोजन बंधन है, यानी ये बंधन की बातें करती है। लेकिन ये जो रेखा आप देख रहे हैं लाइन और इधर से लाइन, यानी इसकी दीवार एक तरह से आप समझ सकते हैं, ये किस चीज़ का होता है, एक्चुअली ये फास्फोरस और शर्करा के होते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए तो ये फास्फोरस के कण, एक शर्करा के कण, एक फास्फोरस के कण, एक शर्करा के कण, एक फास्फोरस के कण, एक शर्करा के कण, इस तरह से होते हैं। फिर उसी तरह से इधर आप बना सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। और इसमें देखिएगा तो सब में क्या होता है, एक तरह के बंधन बने हुए होते हैं, ठीक है ना। ये सब में क्या होते हैं, ये बंधन बने हुए होते हैं, ठीक है ना। और ये बंधन और इस बीच में आपका जो देखा है इसमें कि ये सब जो आपका बंधन है, इसमें आपके इस तरह की रचनाएं इसमें भी होंगे, ठीक है ना। ये इस तरह की रचनाएं इसमें भी आपके होंगे। अब देखिए क्या, एक तरह से हम इस डीएनए के इस पार्ट को, एक सेगमेंट को लेकर हम तोड़ते गए तो इस तरह से नाइट्रोजन क्षार व्यवस्थित है, बंधन है और इस तरह की आकृति है। इसको हमने इस तरह से देखा तो ये जो दीवारें नीली जो आप ब्लू कलर की देख रहे हैं इधर दोनों तरफ से, एक्चुअली ये शर्करा और फास्फोरस का एक संरचना होती है और इस बीच में ये नाइट्रोजनी क्षार का ये आपका बंधन होता है। और ये सब मिलाकर आपस में एक प्लेन शीट की तरह बनाते हैं, यानी यह एक क्या करते हैं, एक आपका पेपर की तरह बनाते हैं जिस पर आप हम कुछ लिख सकते हैं। और इसी पर दोस्तों ने, यानी यह डीएनए का ही पार्ट है, इसी पर कुदरत ने इन्हीं नाइट्रोजन क्षार की मदद से कोडिंग किया है, जिसको हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं जेनेटिक कोड की तरफ। ये जेनेटिक कोड क्या है,
अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं और बना देता हूँ और तब इसको आप समझ जाएंगे। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर इस सेट को हमने यहाँ पर लाया और यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह से ये हमारा सीट है और इसके अंदर हमारा इस तरह का क्या है, बंधन है, ठीक है ना। ये हमारा इस तरह की क्या है, हमारा ये बंधन है, ये लकीरें हैं जो हम आप ऊपर से पहले से आप देखते आ रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें अगर यहाँ A है तो यहाँ T होगा, यहाँ C है तो यहाँ G होगा, यहाँ A है तो यहाँ T होगा, यहाँ C है तो यहाँ G होगा, यहाँ G है तो यहाँ C होगा, यहाँ T है तो यहाँ A होगा, यहाँ A है तो यहाँ T होगा। ऐसे करके ये अब सोचिएगा कि हम अपने मन से लिख दे रहे हैं। देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, कुदरत ने ये किस पर किस तरह से कोडिंग किया है, ये एक का दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम लोग को देखते हैं, समझते हैं। अब अगर आप लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 का एक सेगमेंट ले लीजिए, ठीक है ना। आप क्या ले लीजिए, 3 का एक सेगमेंट ले लीजिए। इस 3 के सेगमेंट को, एक सेगमेंट को ट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रिक। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रिक, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर तो ये भी हमारा एक ट्रिपलेट बन गया। इस तरह से ट्रिपलेट बनते चले जाते हैं। गुणसूत्र में हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं और सभी कोशिकाओं की इस तरह से गुणसूत्र के निकाल कर और डीएनए के स्ट्रक्चर को इस तरह से सीट में बदला जाए तो एक सीढ़ीनुमा जो ये आकृति आपको मिल रही है, यहाँ से चांद तक खड़ी हो सकती है। ये कुदरत ने बनाया है इस तरह से। आप ये बिलीव नहीं कर सकते हैं लेकिन ये है। तो ये 3 का जो आपने एक सेट देखा, इस ट्रिक है, ये ट्रिपलेट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। दरअसल ये ट्रिपलेट यानी ये ट्रिक यानी ये 3 आपस में मिलकर यदि एक ट्रिक यानी एक ट्रिपलेट किसी एक लक्षण का निर्धारण करे, यानी ये तीनों मिलकर एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, तो यही हमारा क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, यह है जीन कहलाता है। तो यही हमारा क्या है, जीन है। इस तरह से एक ट्रिपलेट है, दूसरा ट्रिपलेट है, दूसरा भी जीन हो सकता है। तो किसी भी आनुवंशिक के लक्षण का निर्धारण एक जीन मिलकर अकेले कर सकता है या एक से अधिक जीन मिलकर ये किसी लक्षण का निर्धारण कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग जिस शब्द को, जीन को बार बार सुनते हैं कि ये जीन क्या है, जीन क्या है, तो आपने देखा कि ये डीएनए का एक पार्ट अंदर हम जाते जाते ये देख रहे हैं। ये जो सीढ़ीनुमा आकृति बन रही है, इसमें जो आप एक ट्रिक देख रहे हैं, यही एक जीन है, क्योंकि ये एक जीन एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। अब ये जेनेटिक कोड क्या हो जाता है, इसको आप समझिएगा। जैसे आप समझते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक शब्द हम ले लेते हैं RAT, रैट, ठीक है ना। अब फिर लिख लेते हैं CAT, कैट। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर हमने क्या किया कि A और T हमने एक जैसे रखे, A और T एक जैसे। यहाँ पर पहला लेटर R और यहाँ पर C, तो इसका अर्थ हो गया चूहा और इसका अर्थ हो गया बिल्ली, ठीक है ना। अब अगर हम इसकी चर्चा करें तो अगर हम इसमें देखें तो ये आपका A जो है एक लेटर है, ये हमारा क्या है, अकेले एक लेटर है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूरा को अगर हम मिला ले तो ये एक शब्द है, ठीक है ना। एक शब्द वह है जो किसी के तरफ इशारा करते हैं, जैसे कैट के तरफ इशारा करते हैं। तो ठीक इसी तरह से आप जो देख रहे हैं, इसमें से आपने अगर देखा, जैसे मान लीजिए कि उसमें से हमने ले लिया यहाँ ACACGT, अगर हमने एक शब्द ले लिया, वहाँ से मैंने उठा लिया, तो ये जो आपने देखा ये एक जो हो गया जेनेटिक कोड हो गया, ठीक है ना। जिस देखिए हमारा अंग्रेजी वर्णमाला है जिसमें 26 लेटर है और 26 लेटर को हेरा फेरी इधर उधर करने से
असंख्य हम लोग क्या करते हैं, लाखों शब्द बनाते हैं। ठीक उसी तरह से कुदरत ने इन 4 लेटर से A, G, C और T, ठीक है ना, किन 4 लेटर से, A, G, C, T, ये 4 लेटर से ही हमारे DNA पर क्या किया है, हमारे लक्षणों को लिखा है, हमारी विशेषताओं को लिखा है। तो ये इस तरह से मिलाकर हमने एक जो सीरीज बनाया, यही है जेनेटिक कोड। और जेनेटिक कोड के स्तर पर अगर हम इसका एक प्रिंट तैयार करें, ठीक है ना, कोई भी जीव है इस धरती पर, तो किसी भी जीव की पहचान अगर जेनेटिक कोड के स्तर पर किया जाए, जेनेटिक स्तर पर होती है, तो इस प्रक्रिया को ही DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। आप नहीं समझ पाते हैं कि ये DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है। तो अगर DNA का अगर ये जेनेटिक कोड लेवल पर अगर इसकी प्रिंटिंग किया जाए, पहचान किसी व्यक्ति की, अगर किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसकी कोशिका को निकालकर, उसके DNA को निकालकर और यहाँ तक जेनेटिक कोड तक उसकी प्रिंटिंग की जाए और उसे आइडेंटिफाई किया जाए उस जीव को, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, DNA फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। तो ये आप समझ में आ गया। अब ये सोच रहे होंगे कि ABCD कुदरत ने क्या लिखा है, ये हमारी कोशिका के DNA के ये सफ़र, थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। ये ACD एक्चुअली नहीं है, ये तो हमने